आज की क्लास में हम बात करने वाले अबाउट द डीएनए, या मैं कहूंगा आज हम बातें करने वाले अबाउट द टाइप ऑफ द न्यूक्लिक एसिड की। तो उनमें अगर हम टाइप की बातें करें तो आप भी कहते हो सभी न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक न्यूक्लिक एसिड का बेटा यहाँ पे नाम होता है सुनिया डीएनए, और एक का नाम होता है बेटा जी आपका यहाँ पे आरएनए। एक का नाम क्या होता है डीएनए, एक का नाम क्या होता है आरएनए। पहले आपको कहते हो सर इनकी फुल फॉर्म क्या है, तो आप ऐसा कहते हो पीछे लिखा है एनए दोनों में, और एनए वर्ड का क्या मतलब होता है गुड़िया न्यूक्लिक एसिड। अब आपने कहा था सर जब हमने न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर पढ़ा तो हमने जाना था कि उसके मोनोमर में तीन प्रकार की चीजें होती है, या तो एक शुगर होता है, या एक फॉस्फेट होता है, या फिर क्या होता है बेटा जी एक नाइट्रोजनस बेस होता है। तो हम उस वर्ड में अगर शुगर को समझे जो कि एक सेंट्रल मॉलिक्यूल था बेटा जी यहाँ पे, तो जो शुगर होता है बेटा जी वो इसमें होता है डीऑक्सी राइबोज, और इसमें जो शुगर होता है वो कैसा होता है बेटा जी यहाँ पे राइबोज। इसके भी हमने नाम रखा है यहाँ पे एक ऐसा न्यूक्लिक एसिड दैट हैव द राइबोज शुगर। एक ऐसा न्यूक्लिक एसिड जिसमें कौन सा शुगर है बेटा जी यहाँ पे डीऑक्सी राइबोज है। ये पहला डिफरेंस है। तो पहला बोला हमने बेटा हैव राइबोज शुगर, इसमें हमने बोला बेटा हैव डीऑक्सी राइबोज। अब बात आती है आरएनए को लेके। आरएनए जो होता है मेड अप ऑफ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। आप ही कहते हो ये बना हो गया बेटा जी मेड अप ऑफ टू, सॉरी पॉलीपेप्टाइड नहीं, पॉली न्यूक्लियोटाइड। यहां तक की बात सही है। अब अगर सर ये दो चेन से मिलके बना है, एक चेन से मिलके बना है, तो ये दो चेन मिलती कैसे है, ये दो चेन मिलती कैसे, जुड़ती कैसे? तो हम ये कहते हैं बेटा जी डीएनए का स्ट्रक्चर को अगर देखें यहाँ पे, तो डीएनए अगर दो चेन से बना तो दोनों चेन में जो आमने सामने बेस पेयर होते हैं बेटा जी वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर। कैसे होते हैं? तो मैं जरा आपको डीएनए का स्ट्रक्चर शुरू कर रहा हूं, कैसा होता है कैसा नहीं होता, फिर हम दोबारा बातों पर करेंगे। तो हम यहाँ पे बातें करने वाले न्यूक्लिक एसिड में डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में। दूसरा देखिएगा पहला पॉइंट मेड अप ऑफ टू पॉली न्यूक्लियोटाइड। ये स्ट्रक्चर है बेटा जी डीएनए का। अब आपने कहा सर ये चीज हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये दो चेन से मिलके बना है, बट ये दोनों चेन स्ट्रेट नहीं होती। कैसी होती है बेटा जी यहाँ पे? दे आर इन द फॉर्म ऑफ द हेलिक्स। ये किसकी फॉर्म में होती है बेटा जी यहाँ पे? हेलिक्स की फॉर्म में होती है। तो हमने पहला वर्ड बोला कि हम इन दोनों चेन के एंड्स को देखें पहले यहाँ पे, तो हम ये कहते हैं कि दोनों चेन की जो एंड्स होते हैं बेटा जो हमेशा होते हैं एंटी पैरेलल। कैसे होते हैं बेटा जी यहाँ पे? एंटी पैरेलल उसके एंड्स होते हैं, यानी कि एक स्ट्रैंड कैसी है यहाँ पे बेटा जी 5 डैश से 3 डैश है, दूसरी कैसी होती है 3 डैश टू 5 डैश होती है। ऐसा क्यों होता है? ताकि दो बेस पेयर आपस में क्या कर सके, एक दूसरे को फेस कर सके, उनके बीच में क्या बन सके यहाँ पे आपका बॉन्ड बन के दोनों आपस में अटैच कर सके। तो मैंने अगला पॉइंट बोला both chain are एंटी पैरेलल। जब मैं ऊर्जा गुणिया वर्ड लिखता हूं ना एंटी पैरेलल, इसका मतलब क्या है? दैट इज फर्स्ट चेन इज if 3 dash to 5 dash, then the second chain is 5 dash to 3 dash। आप यहाँ पे एंड्स की बात कर रहे हो बेटा जी, सुनिएगा
इसका अगर यहाँ पे पांचवा एंड फ्री है ना, तो इसका यहाँ पे कौन सा एंड फ्री है बेटा जी? आपका थर्ड एंड फ्री है। इसका अगर नीचे बेटा ये थर्ड एंड फ्री है, तो इसके सामने वाले चेन का कौन सा एंड फ्री है बेटा जी? फिफ्थ एंड। दोनों का डायरेक्शन कैसा होता है? एंटी पैरेलल। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, both chain are complementary and attached with the help of hydrogen. आपने ऐसा कुछ कहा सर, अगर ये एक चेन है, आपने ये कहा कि दोनों एंटी पैरेलल है, बट ये दो चेन आपस में जुड़ी हुई कैसे है? तो हमने अभी पूरे कुछ ऐसा कहा, एक्चुअली इस चेन में ये जो बेस पेयर है और ये जो बेस पेयर है, ये दोनों बेटा जी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होते हैं, और इन कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर के बीच में क्या बनता है बेटा जी? यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जिसकी वजह से दोनों चेन आपस में क्या रहते हैं? यहाँ पे अटैच रहती है। अब आप कहोगे सर कौन कौन से यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर है और किस किस में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बने, हम उनकी बातें आपके साथ करने वाले हैं बेटा जी। यहाँ पे तो हमने यहाँ पे आपसे ऐसा कहा, यहाँ पे चारों गुड़िया, अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री बेस की बातें करें यहाँ पे, तो एडेनिन इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री विद द थायमीन। एडेनिन किसका कॉम्प्लीमेंट्री है बेटा जी? यहाँ पे थायमीन का। यहाँ देखो चारों गुड़िया, एडेनिन बेटा जी कॉम्प्लीमेंट्री है थायमीन का, और इट ऑलवेज फॉर्म डबल हाइड्रोजन बॉन्ड विद द थायमीन। कितना बॉन्ड बनाता है? यहाँ पे दो हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड गुआनिन इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री विद द साइटोसिन, और इट फॉर्म ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ कितने बॉन्ड बनते हैं बेटा जी? आपके ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। दोबारा वर्ड को सुनना, हमने कहा कि जो दो चेन होती हैं दोनों हमेशा एंटी पैरेलल होती है, और दोनों हमेशा कैसी होती है? कॉम्प्लीमेंट्री होती है। आपने कहा सर अगर एक चेन में एडेनिन है तो दूसरे में क्या दिखाई देगा? उसके सामने थायमीन। एक में गुआनिन है तो उसके सामने क्या होगा? साइटोसिन होगा। और इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा वो कौन से होंगे बेटा जी? एक में डबल तो एक में कैसा बेटा जी? ट्रिपल। आप कहोगे सर इस डाटा से क्या कुछ और बात हमें पता लग सकती है? तो इस बात से हमें कुछ और बातें कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपसे अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा दे दूं कि हमारे पास एक सैंपल है ए नाम का, एक सैंपल है कैसा बेटा जी? यहाँ पे ए नाम का। इस सैंपल के अंदर एडेनिन एंड थायमीन फॉर्म, या मैं ऐसा आपको वो दे देता हूं, न्यूमेरिकल वैल्यू दे देता हूं, a plus t upon g plus c is 1.2, a plus t upon g plus c is 0.9। मैं आपसे ये कह रहा हूं यहाँ पे, सुनो बेटा क्वेश्चन, कि हमारे पास एक सैंपल ये है और एक सैंपल ये है। एक सैंपल में a plus t upon g plus c का रेशियो कितना है? 1.2 है, और एक में क्या है बेटा? रेशियो आपका 0.9 का आता है। और मैं ये पूछूं which DNA sample have the high melting point? कैसे होगा? सामने चीज लिखी है, उसको जोड़ो, उसको सोचो क्या लिखा है मैंने। भाई अगर मैं ये कहता हूं लक्ष्य a plus t और g plus c का रेशियो 0.9, इसका मतलब ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू चारों, तभी तो रेशियो 0.1 आ रहा है, 1 से नीचे आ रहा है। अगर ये दोनों में ये ज्यादा होता और ये छोटा होता तो रेशियो तो बेटा 1 से ऊपर आना चाहिए था ना। यहां मैं ये कहता हूं 1 plus t g plus c का रेशियो 1.2 आ रहा है, 1 c का इसका क्या मतलब है? ऊपर वाला ज्यादा, नीचे वाला, हाँ या ना भानु? या आपके सामने मैं ये कह रहा हूं, रेशियो निकाला मैंने किसी डीएनए का कि a plus t और g plus c में कितना है। मैंने कहा a plus t और g plus c का रेशियो 1.2 आ रहा है, इसका मतलब वैल्यू बेटा 1 से ज्यादा आ रही है ना। अब न्यूमेरिकली सोच के देखो, आप 5 को बेटा 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी ना। भाई ऊपर वाली रकम ज्यादा, नीचे वाली छोटी है। अगर इस केस में आप ये देखते हो सर, ऊपर 3 लिखा होता और नीचे 5 लिखा होता तो वैल्यू क्या आती? 1 से कम आती। तो मैंने देखो यहाँ लिखा 0.9, यहाँ लिखा 1.2। इट मींस दोनों डीएनए सैंपल के अंदर एटी कंटेंट और जीसी कंटेंट क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। इसमें क्या कंटेंट ज्यादा है बेटा जी? एटी कंटेंट ज्यादा है, और इसमें, और जीसी कंटेंट ज्यादा है तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है।
और अगर 80 कंटेंट ज्यादा है मतलब उसमें डबल हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है तो ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा जोर पड़ेगा, डबल बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा जोर पड़ेगा? तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? बात समझ में आई या नहीं है? भाई हमने कहा हमारे पास ऐसे सैंपल है, हमने आपको ये कह दिया आशुतोष कि जब भी जुड़ता है थायमिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है बेटा, और गुआनिन जब भी जुड़ता है किससे जुड़ता है? ट्रिपल से। इट मींस अगर वैल्यू ये मुझे समझा रही है कि यहाँ पे रेशियो 1 से ज्यादा है, इट मींस ये रकम ज्यादा ये वहां पे कम है। और अगर ऐसा ये ज्यादा है 80 कंटेंट ज्यादा है मतलब डबल हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड कम है। हाँ या ना? पक्का? हम कोई इस तरह की कंपैरिजन करके बात बोल रहे हैं, यानी कि मैं एक बात समझा रहा हूं, इन सब वैल्यू से आपके डीएनए का मेल्टिंग पॉइंट अफेक्ट होगा या नहीं होगा। अगर ये दोनों चीजें वेरी करेंगी बेटा जी आपके डीएनए सैंपल में, तो बेटा जी आपका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा यहाँ पे अफेक्टेड होने वाला है। ये ऑनलाइन वाले बच्चे बोलो जल्दी से। वंस बोलो। ये जो मैंने समझाया यस समझ सर। में आया कि नहीं आया? अभी आ गया कशिश? सर। यस सर। चलिए करो। यस सर। अब देखो, अगर आपसे ये कहा जाए, सुनना मेरे भाई, हेलो हेलो, तो सुनाता जबरदस्त था। अगर एक डीएनए सैंपल के अंदर एडेनिन 10% है, एडेनिन, then what will be the amount of guanine? गुआनिन कितना परसेंट होगा? तो क्या हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं? कैसे? आंसर बताओ मुझे, कितना होगा? आज ये ऑनलाइन वाले आंसर बताओ मुझे। अगर एक डीएनए सैंपल में 10% बेटा एडेनिन है तो गुआनिन कितना होगा? क्या बोले गुड़िया? हाँ जी ऑनलाइन वाले। अभी कशिश, ऊर्जा, वंश, अगर एक डीएनए सैंपल में एडेनिन बेटा जी 10% है तो गुआनिन कितना होगा? कितना जोर से बोल, रिलेशन है भाई, बोल नहीं रहे। 15, 40 इज द राइट आंसर। आप रिलेशन बनाओ, नहीं है तो बनाओ भाई रिलेशन। अगर एडेनिन 10% है इट मींस थायमिन भी कितना होगा? 10% होगा। और ये दोनों मिलके कितना परसेंट हो गए? 20। तो बाकी कितना बच गया? 80। उस 80 में जी और सी दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो क्या आंसर निकल के आता है? 40। इस रूल का नाम है सार्प रूल। इस रूल का नाम क्या है? तो हम यहाँ पे हेडिंग डालने वाले हैं, ये रूल क्या कहता है बेटा कि इन ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए स्ट्रक्चर द अमाउंट ऑफ एडेनिन इक्वल टू अमाउंट ऑफ थायमिन एंड अमाउंट ऑफ गुआनिन इक्वल टू अमाउंट ऑफ साइटोसिन। इट मींस अगर मैं ऐसा कहता हूं A plus G अपॉन में T plus C, तो इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं कि भाई दोनों स्टैंड आपके कॉम्प्लीमेंट्री है। जब मैं ये बात बोलता हूं कशिश, यहाँ पे अगर एडेनिन है तो इसके सामने आपको थायमिन दिखाई देगा, यहाँ थायमिन है तो यहाँ एडेनिन होगा, यहाँ गुआनिन है तो यहाँ साइटोसिन होगा, और यहाँ साइटोसिन है तो यहाँ गुआनिन होगा। हमेशा ये बेस पेयर कैसे हैं बेटा जी? यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री है। कैसे हैं? और डीएनए अगर एक डबल स्टैंड कर, उस डीएनए डबल स्टैंड में एडेनिन अगर 10% है तो एडेनिन ने किससे बॉन्ड बनाया होगा? थायमिन से। तो वो भी कितना होगा? 10%। तो बाकी कितना बच गया? 80%। उस 80 के अंदर वो दोनों भी कितने होंगे? हाफ हाफ होंगे। तो आंसर क्या बनता है? 40%। रिलेशन बना कि नहीं बना बाबू? अरे हाँ या ना? इसको डिफाइन किया था पहली बार बेटा जी चार्ट में। इरविन चार्ट नाम का सेंटेंस इसमें पहली बार उसी क्या किया था यहाँ पे डिफाइन किया था। रूल का नाम क्या बोलते हैं यहाँ पे आपका? चार्ट रूल। क्या ये रूल अप्लीकेबल है आरएनए के ऊपर? तो बुरे मैंने ये तो नहीं कहा कि रूल सिंगल स्टैंड पे फॉलो होता है।
मैं तो डबल स्टैंड पे से लगा रहा हूं ना कि एडेनिन से कौन जुड़ रहा है, थायमिन, गुआनिन से कौन जुड़ रहा है, तो चार्ज पुल इज फॉलोड बाय ओनली एंड ओनली बाय द डीएनए, नॉट बाय द, या मैं सरल भाषा में कहूं, इट इज फॉलोड बाय द डबल स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड के द्वारा फॉलो किया जा रहा है, सिंगल स्टैंडर्ड उसे फॉलो कभी, यानी कि जब मैं आपको आगे जाके वायरस पढ़ाऊंगा तो वायरस में मैं ये कहूंगा कशिश कि ये वायरस डबल स्टैंडर्ड डीएनए का है, ये वायरस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का है, ये वायरस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का, ये वायरस डबल स्टैंडर्ड आरएनए का है। तो जहां पे मैं न्यूक्लिक एसिड को डबल स्टैंडर्ड कर दूं, क्या कर दूं, तो वहां पे तो ये रूल लागू हो जाएगा, आया ना। तो ऐसा लाइन ना बोल के कि आरएनए पे होता है या डीएनए पे होता है, तो हम उसको सरल करते हैं उस बात को, हमने कहा जो भी सिंगल स्टैंडर्ड है ना ये उस पे एप्लीकेबल नहीं है, और डबल स्टैंडर्ड पे क्या है बेटा जी, अपना यहाँ पे एप्लीकेबल है। लक्ष्य जी बताओ इसमें कोई दिक्कत? हाँ जी वंशिका जी, भानु, दुष्यंत, हमने क्या बोला बच्चा, हमने डीएनए के स्ट्रक्चर में कुछ बेसिक सी बातें की अभी तक कि डीएनए जो होता है वो हमेशा दो स्ट्रैंड का बना होता है, दोनों स्ट्रैंड इनकी पैरेलल होती हैं और दोनों स्ट्रैंड में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होते हैं। एडेनिन जुड़ता है थायमिन से विद द डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, गुआनिन जुड़ता है साइटोसिन से विद द ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। कोई बेटा यहाँ पे गुआनिन साइटोसिन से ट्रिपल, एडेनिन थायमिन से विद द डबल, ये बातें हुई। इसके व्याप में हमें मेल्टिंग पॉइंट का पता लग जाएगा और बेटा किसका पता लगेगा, उसके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा या हाई का पता लगाएंगे यहाँ पे। या फिर हम बातें करेंगे बेटा जी यहाँ पे आपके यहाँ पे कि अगर एडेनिन का अमाउंट कितना है तो हम बाकी और कंटेंट पता लगा सकते हैं, या कोई भी की मदद से बाकी का पता लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रूल कौन सा लगता है हमारा, चार रूल लगता है। बोलेगा यहाँ तक कोई दिक्कत? चले अगले वर्ड में क्या, अब पॉइंट आता है डीएनए का स्ट्रक्चर होता कैसा है, तो हमने कहा भाई डीएनए का स्ट्रक्चर होता है हेलिकल। कैसा होता है, तो जरा सोचिए, आपने कहा भाई एक स्ट्रैंड सर अगर इस तरह से हेलिक्स की फॉर्म में है तो सर दूसरी स्ट्रैंड भी यहाँ पे हेलिक्स की फॉर्म में, ये हेलिक्स बना, हम कहते हैं हेलिकल ऐसे कॉइल की फॉर्म में। तो स्ट्रक्चर को अगर हम ये कहते हैं एक टर्न, क्या बोला हमने, एक टर्न का क्या मतलब है, एक एस कंप्लीट बन गया। भाई उसने ऐसा किया यहाँ पे, यहां से उसने घूमना शुरू किया, ये हाफ हेलिक्स बना, फिर ऐसे घूम के वो फिर यहीं पे आ गया जहां से शुरू किया था, तो एक एस कंप्लीट बन गया। ये उसने एक टर्न पूरा ले लिया, लगता है उसने एक टर्न पूरा लिया कि नहीं लिया, मैं देखो यहाँ बात नहीं करूँ भाई, ये हमारा डीएनए है, से बना लेता, यहाँ से बना लेता, इसने यहाँ से घूमना शुरू किया, ये स्टेप यहाँ से घूमी, यहाँ घूमी और यहाँ पे घूम के फिर आ गई, तो यहाँ देखा जाए तो स्टेटमेंट पूरा हो गया ना। भाई आप इस तरह समझ के देखो ना बच्चा, तब उसने यहाँ से टर्न लेना शुरू किया था, यहाँ से घूमी, यहाँ आई और यहाँ घूम के जहाँ उसका 360 डिग्री का एंगल क्या हो जाए बच्चा, पूरा हो जाए, वो उसका क्या है, एक टर्न है, वो उसका एक, इन टर्न में नंबर ऑफ बेसिस कंप्लीटली बेटा जी फिक्स होते हैं। मतलब क्या इस बात का, इस एक टर्न की बेटा जी लेंथ होती है 34x नॉट, कितनी लेंथ होती है, और इसमें बेटा नंबर ऑफ बेस होते हैं 10 बेस पेयर होते हैं। कितने होते हैं, 10 बेस। इससे हमें एक बात समझ में आती है कि सर दो बेस पेयर का बीच का डिस्टेंस भी क्या फिक्स है यहाँ पे, वो कितना है 34, तो हम 10 से डिवाइड करते तो कितना आ जाएगा 3.4x नॉट। दोबारा बात को करते हैं, आपने कहा बोलिया सर ये दो स्टैंड से बना है, दोनों स्टैंड स्ट्रेट नहीं है, वो हेलिक्स की फॉर्म में है, वो टर्न ले रही है। जब वो एक टर्न पूरा होता, हमने उसका साइज नापा, तो उसका साइज होता है बेटा जी यहाँ पे 34x नॉट, उसका साइज होता है 34x नॉट, और उसमें नंबर ऑफ बेसिस गिने तो कितने हैं बेटा जी आपके 10, और ये हमेशा इक्वली सेपरेटेड है, तो कितने बेटा डिस्टेंस कितना आ गया यहाँ पे 3.4 से वो क्या है बेटा जी यहाँ पे सेपरेटेड है। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं है, पक्का? हाँ यार, इसका क्या हम कहीं यूज कर सकते हैं, इस रूप इस कैलकुलेशन का कहीं यूज कर सकते हैं, कहाँ यूज कर सकते हैं?
to find out the length of DNA. Find out the, अगर आपसे कहा जाए एक डीएनए के अंदर, जैसे हम अपनी बात कर लेते हैं अपने डीएनए की, हमारे डीएनए में 6.6 to 10 की पावर 9 बेस पेयर, हमारे डीएनए में इतने क्या है बेटा जी, बेस पेयर है, देन व्हाट विल बी द लेंथ, उसमें लेंथ कितनी होगी, इसको 3.4 से क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, तो आंसर जो आएगा वो किसमें आएगा, यहाँ पे एक्सट्रोम में आएगा, उसको बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हो, उसको कैलकुलेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, किसे बेटा जी, मीटर में से, वो सब आप कर लोगे बेटा जी, या उल्टा कर दे बेटा जी, एक हो रहा है कि डीएनए की लेंथ 1.34 mm होती है, देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ द बेस पेयर, यानी कि मैं यहाँ पे अगर इस तरह का फॉर्मूला आपको बता रहा हूं तो ये बता दो मुझे फॉर्मूला आपको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेंथ ऑफ डीएनए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बेस पेयर मल्टीप्लाई बाय 3.4x। अगर मैं ये फॉर्मूला लिखूं तो क्या आप लोगों को दिक्कत है इस फॉर्मूले में भैया, बताओ भाई। हाँ जो ऑनलाइन वाले बच्चे, अगर हमें ये पता है कि एक टर्म में 34 एक्सट्रोम की लेंथ होती है और उसमें 10 बेस पेयर होते हैं, तो दो के बीच में डिस्टेंस है 3.4, तो अगर मुझे दो के बीच का डिस्टेंस पता है तो मैं उसे मल्टीप्लाई कर देता हूं नंबर ऑफ द बेस पेयर से, तो मुझे पूरे डीएनए की क्या पता लग जाएगी बेटा जी, यहाँ पे लेंथ पता लग जाएगी, आया ना। तो इन पे हमें क्वेश्चन मिल जाएंगे कि क्या लेंथ है डीएनए की, या तो ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए, या फिर हमसे ये पूछ ले लेंथ डीएनए की ऐसी है तो नंबर ऑफ द बेस पेयर कैलकुलेट कर दो, तो हो जाएंगे। छोटी सी गड़बड़ आप कहां करने वाले हो। अगर मैंने आपसे अभी क्वेश्चन कहा इक्वल है कि 1.34 mm अगर लेंथ है तो उसके नंबर ऑफ बेस पेयर बताओ, तो एक बात याद रखना, यहाँ पे यूनिट है एक्सट्रोम में और यहाँ मैंने किस में दी है, mm में दी है, तो प्लीज उसे क्या कर लेना बेटा जी, यहाँ पे चेंज कर लेना, पहले कहीं सीधा डिवाइड कर दो आके यहाँ पे, वो कर देगा गड़बड़ आंसर, हाँ है ना। यूनिट कन्वर्जन भैया जी साथ साथ में लेके चलना, या जब आप यहाँ पे सिंपल ये भी फॉर्मूला याद रखते हो तो ये देखना आपका आंसर किस में आने वाला है बेटा जी, यहाँ पे एक्सट्रोम में आने वाला है। नीचे ऑप्शन जो गिवन है वो किस में गिवन है, क्या वो आंसर आपके किस यूनिट में है, उस यूनिट का कन्वर्जन आपको यूज करके चलना है। यानी कि साइंस आपस में इंटरलिंक होती है, फिजिक्स में आपने यूनिट पढ़ी होगी जहां पे अपने यूनिट कन्वर्जन ही समझा होगा, यूनिट कैसे कैसे मिक्स होते हैं उसका एप्लीकेशन यहाँ कर लेना भैया जी। आपको एक एक्सट्रोम कितने मीटर के बराबर है, कितना mm उसके बराबर, कैसे क्या है वो यूनिट कन्वर्जन, तो भैया जी आपको फिजिक्स में पढ़ा ना, वो यूनिट कन्वर्जन को ध्यान रखते हुए आंसर को देख लेना भैया जी, यहाँ पे आंसर कैसे कहां पे किस फॉर्म में दिया हुआ है, आंसर में आती है। ये हमारा बेटा फॉर्मूला बनता है इस बिहार पे डीएनए के स्ट्रक्चर के। वो आपसे देखो आपके ऑप्शंस किसमें गिवन है, आप उसके बेस पे देखो, यहाँ पे आपको चाहे एमएम को एक्सट्रोम में करो चाहे एक्सट्रोम को एमएम में करो, जो भी आपको करना है, यूनिट कैसे होनी चाहिए यहाँ पे आपकी सेम टू सेम चलनी चाहिए, यूनिट को सेम रखना है आपको, मतलब दो चीज बराबर की टकराएंगी ना, छोटे बड़े को मत टकराना कि एक पूछे कुछ उनको मत टकराना, बराबर वालों को टकराना नहीं, वैसे ये ध्यान रखना, ठीक है सनया जी। ये यूनिट कन्वर्जन ध्यान रखते हो, यहाँ पे आपके आंसर निकलते हैं। चले भैया जी पीडीएनए, देखो आगे जाकर बातें करते हैं टाइप ऑफ डीएनए की, तो जो हम सबके अंदर डीएनए प्रेजेंट है ना वो डीएनए पीडीएनए, ये जो डीएनए आपको दिखाया जा रहा है ये डीएनए पीडीएनए, इस डीएनए का नाम क्या है, बी फॉर बॉल, पीडीएनए। ये सारे डाटा जो आपको दिए जा रहे हैं बेटा जी, ये दिए जा रहे हैं पीडीएनए के, जो यूनिफॉर्म दुनिया में डीएनए है, जो मेनली सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, वो होता है पीडीएनए। कौन सा होता है, ऐसे टोटल आपके डीएनए होते हैं, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, जेड डीएनए, ऐसे अलग अलग टाइप के डीएनए होते हैं, बट जो बाकी डीएनए वो सब वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, वो सब के सब बेटा जी अनवेरिएबल कंडीशन में स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स में मिलते हैं, वो सब में यूनिफॉर्म नहीं है। दुनिया में जो यूनिफॉर्म डीएनए है जिसके हम बातें आपके साथ कर रहे हैं बेटा जी, वो कौन सा यहाँ पे बी डीएनए, और इस डीएनए में चाहे वो आपका हो, चाहे हमारा हो, चाहे गधे का हो, चाहे सुअर का हो, चाहे घोड़े का, चाहे किसी का भी हो, सबका डीएनए का सेम फंडा है, बस फर्क किसका है, ये जो सीक्वेंस है ना,
आपके हमारे अंदर क्या डिफरेंस है, आपके पास जो बेस की सीक्वेंस है ATGC, ये जो सीक्वेंस है ना वो आपकी अलग है, मेरी अलग है, दैट्स व्हाई हम अलग अलग, हमारे अंदर प्रोटीन अलग अलग हो रही, सब चीजें अलग अलग हो रही, डीएनए की सीक्वेंस अलग अलग है और बाकी सब चीजें क्या है यहाँ पे आपकी सेम है। प्यूरिन पैरिडीन कंटेंट की बात यहाँ पे हो रही है कि उनकी सीक्वेंस कैसे अरेंज हो रही है, उस सीक्वेंस के भी यहाँ पे हमारे अंदर क्या आते हैं बेटा जी, वेरिएशंस आते हैं। हम ये बात करें स्ट्रक्चर वाइज सबका अरेंजमेंट ऐसा ही होने वाला है। जब आपसे कभी भी डीएनए का नाम ना लिखा होगा कि कौन सा डीएनए है, तो आप उसे एक ही डीएनए मान के चलोगे, कौन सा डीएनए बेटा जी, यहाँ पे बी डीएनए मान के चलोगे, इसके अलावा किसी डीएनए की बात नहीं। तो कोई तो ऐसा होगा ना जिसका वो सीक्वेंस मैच करता होगा, फिर वो आइडेंटिकल ट्विंस बन जाएंगे ना, अगर वो मैच कर जाएगा, आइडेंटिकल ट्विंस। अब तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है ना कि दोनों का एग्जैक्टली सेम मिल जाए बेटा। अगर कहीं ना कहीं उनका इवोल्यूशन के अंदर जेनेटिकली कहीं ना कहीं अटैचमेंट नहीं होगा तो कैसे दो लोगों का आइडेंटिकल हो सकता है जी। फिर डीएनए किसका आइडेंटिकल हो सकता है, जिन लोगों का जेनेटिक्स में कहीं ना कहीं क्या रहा हो आपका सेम लिंक रहा हो यहाँ। अब ऐसे कहने का आप लोगों ने सुना होगा, दुनिया में कहते हैं कि एक जैसे इंसान 7 होते हैं, पर वो कहते हैं हूबहू आइडेंटिकल, तो ऐसा कोई सबूत मिले तो बात करें ना भैया, ऐसा कोई प्रूफ की बात तो नहीं हो रही भैया। साइंस तो बात वो करेगा जो पॉसिबिलिटीज की बात है। हाँ जी भैया चलें यहाँ पे, चलो जी यहाँ तक की सारी बातें क्लियर है डाटा वाइज। अब अगला क्वेश्चन क्या आता है, डीएनए की बैकबोन किस मॉलिक्यूल से बनी है और बेटा जी उसमें कौन सा बॉन्ड होता है, हमें ये समझना है। अगर मैं यहाँ पे डीएनए का एक बार उसके कंपोनेंट के हिसाब से डायग्राम बना तो जरा देखना बेटा, मैं ये कह रहा हूं ये शुगर है, ठीक बात है, या चलो हम शुगर को बना ही देते हैं ताकि आपके दिमाग में कंफ्यूजन ना आए। ऐसा है, आपने कहा सर हाँ देखिएगा, मैंने आपके सामने जो बातें बोली वो मैं सारी की सारी आपको यहाँ पे समझाने के लिए एक डायग्राम बनाया, उसको समझना था। ये सारी चेन है, ये एक मॉलिक्यूल जो उसका नाम क्या है बेटा जी, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड, जरा नाम को समझो बेटा जी। सर ये शुगर है, ये क्या है उसके ऊपर नाइट्रोजनस बेस पे मैंने मान लिया यहाँ पे एटीन है बेटा। आपने कहा सर इसके अगर ये पहला कार्बन है, दूसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन है, इस तीसरे कार्बन के ऊपर यहाँ क्या बैठा है मेरे बच्चा, यहाँ पे आपका OH बैठा हुआ है, दोनों बच्चा क्या बैठा है यहाँ पे OH। सर इसके पांचवें कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है यहाँ पे आपका फॉस्फेट, ये क्या एक न्यूक्लियोटाइड है। आपने कहा
जी थर्ड के बीच बनने वाला है बॉन्ड। ये बॉन्ड बना, आप कहते हो सर वैसे ही इस थर्ड का जो OH है वो अटैक कर रहा था अगले वाले पास में। कल हमने चिल्ला चिल्ला के आपको पढ़ाया है बेटा जी कि हमेशा बॉन्ड बनता है और उसको डाइस्टर बॉन्ड उसमें थर्ड वाला OH अटैक करता अगले वाले के पास के ऊपर, तो ये अटैक होता गया, आया ना। मैं अगर इस डायरेक्शन को नाम देता हूं तो क्या नाम दूं? यहाँ पे वेरिएंट कौन सा है? 5 है, थर्ड का फ्री है। अच्छा 5 कौन सा डिग्री है यहाँ पे? 5। यहाँ पे देखो 5 वाला तो यूज हो गया, कौन सा डिग्री दिख रहा है बेटा जब यहाँ पे थर्ड पे OH फ्री बैठा है, तो आपने कहा सर ये क्या है यहाँ पे थर्ड है। पहली बात समझ में आई। आपने कहा सर ये दूसरी चेन है, अब इस चेन की बात करते हैं। यहाँ पे आपने कहा सर ये इसका थर्ड यहाँ फ्री बैठा हुआ है, ये इसका क्या बैठा है 5, और ये क्या है बेटा जिसका यहाँ पे थर्ड है, तो आपने कहा सर इस थर्ड ने वहां अटैक किया। ऐसा टच हुआ, आपने कहा सर वही बात यहां करते हैं, ऐसा टच हुआ। अगर मैं अब इस चेन का डायरेक्शन पूछूं, स्नेहा बुढ़िया बताएगी बुढ़िया ये कौन सा एंड है? थर्ड एंड फ्री है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पे OH फ्री बैठा हुआ है बेटा। क्वेश्चन ये कौन सा एंड फ्री है? ये कौन सा एंड फ्री है? फिफ्थ 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 मेरे भाई थर्ड तो यहाँ हो गया, तो ये कौन सा एंड है मेरे बच्चे आपका? यहाँ पे फिफ्थ एंड फ्री है। दोनों चेन कैसी है? जो वर्ड मैंने बोला दोनों चेन कैसी है? एंटी पैरेलल। डायग्राम समझ में आया? अगला वर्ड बेटा जी यहाँ पे सर ये दोनों आपस में अटैच हो रही है, तो सामने क्या है बेटा जी आपका एंडिंग, यहाँ क्या है आपका थाइमिंग। तो आपने कहा सर यहाँ पे इनके बीच क्या बना बेटा जी आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड। हम चलो चेंज कर देते हैं यहाँ पे थोड़ा बॉन्ड को दिखा दें। तो आपने कहा सर यहाँ पे क्या बना ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ क्या है बेटा जी आपका यहाँ पे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, दोनों चेन आपस में जुड़ गई। ये है आपका डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। क्या डबल? मैं आपसे पूछता हूं पहली बात, बोथ चेन या मैं कहूंगा डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर को स्टेबल करने वाला बॉन्ड कौन सा है? Which bond provides stability to the DNA double helical structure? तो आपका आंसर होना चाहिए सर डबल स्ट्रैंड बनाने वाला कोई बॉन्ड है, तो कौन सा बॉन्ड है यहाँ पे अपना? यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो इसे क्या दे रहा है यहाँ पे स्टेबिलिटी दे रहा है। पहली बात, अगर हमने इसे हीटिंग किया, मेरे वर्ड को सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, हमने सर इसे हीटिंग किया तो क्या होगा? ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा जब का यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, और अगर ये ब्रेक हो गया तो डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स क्या हो जाएंगी? अलग अलग हो जाएगी, और डबल स्ट्रैंड का डीएनए क्या बन जाएगा बेटा जी यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड बन जाएगा, और डीएनए का अपना नेचर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। मैं कहूंगा प्रोसेस कहलाएगा डीनेचुरेशन। क्या कहलाएगा? अभी लिखेंगे उनकी बातों को बाद में यहाँ पे, फिलहाल हम वर्ड्स पे समझा रहे हैं आपको। अब इसमें हमें समझने वाली बात क्या है, बैकबोन किससे बनी? बैकबोन, और किस बॉन्ड से बनी है बैकबोन? तो जरा बैकबोन वर्ड पे ध्यान दो अभी यहाँ पे जरा। बैकबोन इज मेड अप ऑफ व्हिच बॉन्ड एंड बैकबोन इज मेड अप ऑफ व्हिच मॉलिक्यूल? शुगर है, क्या बात करता है यार। बैकबोन बैकबोन चारों कुछ बोल रही है। नहीं बेटा, बैकबोन बैकबोन की बात हो रही है। वेरी गुड। देखो मेरे बैकबोन का मतलब सही बोल रहे हैं। बैकबोन क्या होती है? रीढ़ की हड्डी की बात कर रहे हैं, हाँ या ना? हम कह रहे हैं आगे से उन दोनों को जोड़ के स्टेबल कर रहे हो यहाँ पे आपका, पर उसकी बैकबोन किससे बनी है? भाई ये तो सेंट्रल पार्ट है ना, ये तो कैसा पार्ट है उनका? बैकबोन पीछे होगी आगे होगी? तो आप ये बताओ पीछे वाला हिस्सा किससे बना है? सर ये शुगर और ये शुगर इस फॉस्फेट के थ्रू आपस में जुड़े हुए हैं, तो सर ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है उसका बेटा जी यहाँ पे बैकबोन वाला हिस्सा है। ये हिस्सा क्या उसका यहाँ पे बैकबोन है। तो चारों गुणे में कह दूं बैकबोन इज फॉर्म्ड बाय द शुगर एंड द फॉस्फेट। एंड यहाँ पे बेटा जी आपने बॉन्ड का नाम बोला, क्या नाम बोला आपने? आप और अच्छा नाम लिख सकते हो 3 5 फॉस्फो पता भी नाम लिख सकते नहीं लिख सकते? हमने हर चीज को स्पेसिफाई कर दिया यहाँ पे लक्ष्य है। सर थर्ड कार्बन ने अटैक किया पांचवें वाले के ऊपर, तो नाम बोला 3
5 डैश। और सर बॉन्ड का नाम क्या है? यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। सर ये वो बॉन्ड है जिसके थ्रू दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो आपने कहा सर ये है वो बॉन्ड जो बना रहा है इसकी बैकबोन, ये है वो बॉन्ड जो बना रहा है इसकी। और भैया जी ये तो मॉलिक्यूल है जो आपस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, हाँ या ना? सोच के देखते हो अच्छी बात को। गुड़िया अगर मैं ये कह देता हूं ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड अब भी डीएनए डबल स्ट्रैंड में अटैच तो रहेगा, पर उसका पीछे वाला हिस्सा में क्या हो गया? डीनेचर हो गया ना गुड़िया। तो अब तो बैकबोन वर्ड की बात कर रहे हैं ना हम यहाँ पे। इस बॉन्ड को जब तोड़ते तो कहते हैं डीएनए डबल स्ट्रैंड से क्या हो जाएगा? सिंगल स्ट्रैंड हो जाएगा। यहाँ तो पोल इंक्लूडेड चेन ही टूट जाएगी गुड़िया। भाई ये दोनों इंक्लूडेड आपस में क्या हो गए? फ्री हो गए ना चारों। भाई ये दोनों जुड़ते तभी तो क्या बनती है? पोली न्यूक्लियोटाइड चेन बनती है ना बच्चा। और अगर ये बॉन्ड टूट गया तो चेन ही क्या हो जाएगी बेटा? या तो ब्रेक हो जाएगी। लक्ष्य हाँ है ना? ये चेन को स्टेबल करने की बात कर रहे हैं। चेन को स्टेबल कौन कर रहा है? यहाँ पे अपना फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कर रहा है। अच्छा नाम क्या बोल रहे हो? 3 डैश 5 डैश